हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। हम देख रहे हैं नोड.जेएस का कंप्लीट सीरीज़ हिंदी में। तो ये पार्ट 4 है उसी सीरीज़ की वीडियो का। तो अभी तक हमने डिस्कस किया नोड.जेएस के बेसिक्स, फिर उसके बाद डिस्कस किया इवेंट लूप के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया रेपल टर्मिनल के बारे में। आज से हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस.जेएस, जो कि नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क है और बहुत ही फेमस और बहुत ही स्केलेबल कह सकते हैं और बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो एक्सप्रेस जेएस में ही हम देखेंगे एपीआई कैसे लिखते हैं और वो फंक्शनैलिटी सारी कैसे हम अचीव करेंगे जो जो हमने लिस्टेड की थी अपने एजेंडा में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस, देन देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस। उसके बाद देखेंगे एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करने के बाद एक ऐप बनाएंगे। फिर उस पर हम देखेंगे कैसे कैसे हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है एक्सप्रेस जेएस के अंदर, और फिर हम देखेंगे उसका एक्सप्रेस जेएस का पूरा फ्लो। ठीक है, तो ये आज हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब अगर आपको एपीआई लिखना सीखना है अच्छे से तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान देके सीखना होगा, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं किया है तो फर्स्ट वीडियो आप रेफ़र करिए इस सीरीज़ का और वहाँ से नोड.जेएस इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस? तो एक्सप्रेस जेएस एक नोड.जेएस का वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। मतलब नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस, तो काफ़ी कुछ हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक्सप्रेस जेएस में बिल्ट इन मिल जाती हैं, उसका हमें कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस में हम आसानी से नोड जेएस का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस में वो फंक्शन लिखा हुआ है, बस उसे उसे हमें इन्वोक करना होता है। और एक्सप्रेस जेएस जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमको बिल्ट इन स्ट्रक्चर दे देता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कंट्रोलर कहाँ लिखना है, डेटाबेस कनेक्शन कहाँ लिखना है, ये सारा दे देता है। और ये बहुत ही लो लेवल का फ्रेमवर्क है, बहुत ही ज़्यादा ये हैवी फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक्सप्रेस जेएस की, तो एक्सप्रेस जेएस के ऊपर भी ऑन द टॉप ऑफ एक्सप्रेस जेएस बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और बनाए गए हैं। मतलब एक लेयर और लगाया गया है, जैसे कि उसमें बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है लूप बैक जिसको स्ट्रॉन्ग लूप भी बोलते हैं, जो कि आईबीएम का प्रोडक्ट है। तो ये पूरा एक्सप्रेस जेएस के ऊपर बनाया गया हुआ है और भी कस्टमाइज़ किया गया एक्सप्रेस जेएस को। फिर क्रैकन एक करके है, फिर नेक्स्ट जेएस है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि नोड जेएस के ऊपर बनाए गए हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। तो हम एक्सप्रेस जेएस की बात करेंगे जो लो लेवल का फ्रेमवर्क है। और अगर आप देखोगे तो मैक्स टू मैक्स एप्लीकेशन में अगर कोई नोड जेएस यूज़ करता है तो एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क ही यूज़ करता है, क्योंकि बहुत ही हाईली स्केलेबल है, बहुत ही रिलायबल फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सप्रेस जेएस। इसे टाइप करोगे, ये फर्स्ट वाला है एक्सप्रेस नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। इसको आप ओपन करोगे तो ये आपका जो है एक्सप्रेस जेएस का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी दिया हुआ है। गेटिंग स्टार्टेड में देखो सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, गाइड में सारा दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जाके इसको डिटेल में भी आप बेसिकली पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे फ्रेमवर्क है मेनी पॉपुलर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क्स, तो देख लो आप इतने फ्रेमवर्क्स जो हैं जो बनाए गए हैं, मैंने 3-4 इसमें से लिए थे। जैसे क्रैकरन लिया था, लूप बैक लिया था, ठीक है, और नेक्स्ट जीएस लिया था, सॉरी वो नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट जीएस है। ठीक है, तो ये सारे फ्रेमवर्क हैं जो एक्सप्रेस से बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपने सिस्टम पे हम एक्सप्रेस जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अपने सिस्टम पे एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करने के लिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपने सिस्टम पे आप एक्सप्रेस जेएस को ग्लोबली इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो उसको करने के लिए बेसिकली आपको खोलना पड़ेगा अपना कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो मेरा एक डॉक्यूमेंट में एक फ़ोल्डर है,
नोड जेएस करके, ठीक है। उसमें मैं अपने टर्मिनल चला लेता हूँ, आप कहीं भी चला सकते हो, ठीक है। तो मैं ये गिट बैश का टर्मिनल यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप विंडोज़ का भी यूज़ कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो गिट बैश चलाना बहुत ही आसान है। जिस भी फोल्डर में आपको चलाना है राइट क्लिक करिए आप वहाँ पे और यहाँ कर दीजिए गिट बैश हेयर, तो डायरेक्टली वहीं का पाथ ले लेगा। तो अभी आप देखोगे तो मैं किस में हूँ, डॉक्यूमेंट के नोड जेएस में हूँ। तो जैसे आप गिट बैश शेयर करोगे तो ये वहीं पे ओपन कर देगा डॉक्यूमेंट के नोड जेएस में। आपको फिर से उसको वहाँ पे नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कमांड चलाना होगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड चलाना होगा। -g मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं पूरे सिस्टम लेवल पे इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहता हूँ कि कहीं से मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। तो इसको चला दोगे, ये -g नहीं ले रहा अभी, तो आप इसको -g नहीं ले रहा है किसी रीजन से, एक्सप्लोजेड रीजन से, तो आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करने के बाद एक होता है एक्सप्रेस जनरेटर। एक्सप्रेस जनरेटर क्या करता है कि एक्सप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बना के दे देता है, ठीक है। तो उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सप्रेस जनरेटर को इंस्टॉल करना होगा ग्लोबली। तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है npm install -g एक्सप्रेस जनरेटर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे चलाता हूँ, ठीक है। तो आप चला दोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा मे बी ये, और फिर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में जल्दी इसलिए इंस्टॉल हो गया क्योंकि पहले से इंस्टॉल था मेरे में, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये दो चीज़ आप अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आप इसके बाद आप एक्सप्रेस का ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो, ठीक है। तो वो बनाने का जो तरीका होता है वो होता है npx एक्सप्रेस जनरेटर और इसके बाद ऐप का नाम, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा npx, जहाँ भी आपको बनाना है, ठीक है, फोल्डर। तो मैं Node.js के अंदर ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब Node.js के अंदर देखोगे तो कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ फोल्डर इस तरह का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, npx, ठीक है, एक्सप्रेस जनरेटर, ठीक है, और ऐप का नाम, तो मैं ऐप का नाम दे देता हूँ एक्सप्रेस ऐप, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया। तो इसके बाद क्या करेगा ये इंस्टॉल कर, ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर देखो इसने बना दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। इसने पब्लिक ये पूरा बना दिया इसने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं अगर, तो आप देखोगे तो एक एक्सप्रेस ऐप बन चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेस ऐप के अंदर है क्या, ठीक है। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी और ऐप भी ऐप एडिटर का यूज़ कर सकते हो, आईडी का यूज़ कर सकते हो। तो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर पे जाऊँगा और एक्सप्रेस ऐप जो है मैं इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस ऐप मेरा जो है ओपन हो गया ये, ओके। तो जब एक्सप्रेस ऐप ये जो बन के आएगा तो आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट बन के आएगा, ठीक है। इसमें मैं समझा देता हूँ क्या 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 चीज़ है और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोल्डर होता है मेरा होता है पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन क्या होता है वो आप समझ लो एक बार। पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको पूरे एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है कि आपका एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है, आपका एप्लीकेशन का क्या नाम है, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करते हैं आपके एप्लीकेशन को, और आपके एप्लीकेशन की क्या क्या डिपेंडेंसी है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हो आप नेम लिखा हुआ है, यानी इस एप्लीकेशन का नाम जो है एक्सप्रेस ऐप है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे दिया था एक्सप्रेस जनरेटर को तो यहाँ पे क्या नाम दिया था, एक्सप्रेस ऐप, ठीक है। तो ये कैपिटल दिया था ए, लेकिन यहाँ पे स्मॉल जनरेट होता है, तो इसे आप वरी मत करना,
नेम हमेशा इसमें स्मॉल में ही होता है, वो स्मॉल अगर कैपिटल भी दोगे आप तो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। वर्जन जो है ये 0.000 ही है, ठीक है, प्राइवेट ट्रू है। इसके बाद स्क्रिप्ट, ये मेन है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी आप अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट लिख के दिया है, मतलब कि अगर हमको रन करना है, ठीक है, तो सर्वर को, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा npm और ये स्टार्ट लिखना पड़ेगा। npm स्टार्ट जब लिख दोगे तो ये कमांड चल जाएगा, ठीक है, ये कमांड जो है रन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि Node.js की फ़ाइल रन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, नोड स्पेस फाइल का नाम, ठीक है। तो देखो स्क्रिप्ट में क्या होता है कि npm स्टार्ट लिख दोगे तो ये कमांड रन हो जाएगा, ठीक है, अभी रन करके देखेंगे। तो ये कमांड क्या है, बेसिकली Node.js का सर्वर स्टार्ट करने का ही कमांड है ये। नोड स्पेस www फाइल जो है वो स्टार्ट कर देगा आपका, ठीक है। तो www फाइल में क्या है अभी हम देख लेते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, देख ही लेते हैं। तो www फाइल कहाँ पर है, बिन के अंदर है। तो बिन के अंदर क्या है, www फाइल है। तो ये हमारी मेन फाइल है जो कि रन होती है कब, तब रन होती है जब सर्वर, जब शुरू में सबसे पहले यही फाइल रन होती है www, क्योंकि यहाँ आप देखोगे आप तो क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, नोड ये फाइल रन करो, ठीक है। अब क्या है कि ये फाइल रन होती है। अब इसमें जाके देखो क्या लिखा हुआ है, देखोगे तो आप सबसे पहले इसने क्या किया हुआ है, ऐप को रिक्वायर किया हुआ है, ठीक है। रिक्वायर मैंने बताया था कि रिक्वायर का मतलब होता है कि अगर आपको कोई दूसरे फाइल को के कुछ फंक्शन या कुछ आपको वेरिएबल यूज़ करने हैं इसमें, तो हम रिक्वायर यूज़ करते हैं। रिक्वायर का मतलब ना इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट बहुत सारे लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो इसने सबसे पहले क्या किया है, ऐप को रिक्वायर किया हुआ है। ऐप मतलब इस वाले को, ठीक है, इस वाले को रिक्वायर किया हुआ है, ठीक। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा सर्वर जाएगा कहाँ जाएगा, सबसे पहले जो कंपाइलर जाएगा वो कहाँ जाएगा, इस फाइल में जाएगा, www फाइल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद कहाँ जाएगा वो, सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, ऐप को रिक्वायर करना है, तो इस फाइल को रन कराएगा, ठीक है। तो इस फाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हम इसमें वन बाय वन आएंगे, ठीक है। ये फाइल करता क्या है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये करेगा बेसिकली, ये फाइल जो है ना आपका मेन फाइल है, और इसमें सर्वर वगैरह क्रिएट करने के लिए ये सब पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब www में और क्या है, देखो यहाँ पे HTTP रिक्वायर है, ठीक है। तो अब देखो HTTP रिक्वायर है, तो यहाँ पे इसने एक पोर्ट ले लिया हुआ है, पोर्ट नाम का वेरिएबल ले लिया हुआ है। तो पोर्ट नाम का वेरिएबल ले लिया हुआ है, तो क्या है यहाँ पे पोर्ट की वैल्यू या तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से ले रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में अभी, या फिर अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट नहीं है तो ये 3000 पोर्ट की वैल्यू ले रहा है। मतलब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा किस पे स्टार्ट होगा, 3000 पोर्ट पे स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर जो भी ये ऐप है उसमें ये 3000 पोर्ट जो है पोर्ट वाले वेरिएबल में सेट कर दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे HTTP रिक्वायर है, ठीक है। तो http.create सर्वर से क्या होता है, सर्वर जो है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और सर्वर क्रिएट होने के बाद इसमें क्या पास हुआ, ऐप, मतलब ये वाला। तो सारा ये जो ऐप का app.js है इसके अंदर पास हो जाएगा। मतलब पहले सर्वर क्रिएट होगा, और सर्वर क्रिएट होने के बाद उसके बाद इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा वो पूरा कोड आपका रन होगा। बात समझ में आई। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सर्वर क्रिएशन, और सर्वर एक बार क्रिएट हो गया तो जो भी आपका ऐप के अंदर कोड लिखा रहेगा इसके अंदर ये, तो सारा इसके अंदर का कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहाँ पहले दिन देखा था कि http.create सर्वर करके कॉलबैक फंक्शन मैंने लिखा था। तो सर्वर क्रिएट होने के बाद जो भी कॉलबैक फंक्शन मैंने लिखा था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी है, क्रिएट सर्वर करने के बाद जो भी ऐप में लिखा रहेगा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। उसके बाद सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, पोर्ट पे चल रहा है 3000, अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ सेट नहीं है तो server.listen ये लिखा हुआ है पोर्ट, ठीक है। तो मेन आपका यही जो है, ठीक है, मेन आपका यही काम है www का। क्या काम है, सर्वर को क्रिएट करना, सर्वर क्रिएट करने के बाद जो भी हमारा ऐप है app.js है उसको पूरा चला देना। अब app.js से पूरा ये आपका चीज़ जो है हैंडल होगा, ठीक है।
अब देखो ऐप में है क्या बेसिकली, अगर ऐप डॉट जेएस की बात करें तो ऐप में पूरा ये एक्सप्रेस का एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी मैं इन चीज़ों पे आऊँगा कि ये चीज़ कहाँ से क्या हुई है। पहले आप यहाँ देख लो। अब क्या है कि ऐप में क्या है, पूरा एक्सप्रेस जेएस का एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें अभी आप भूल जाओ, अभी देखेंगे इसको बाद में। ठीक है, उसके बाद ये पूरा ऐप है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया गया है तभी यहाँ पे रिक्वायर किया गया है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ से ऐप को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया गया है। तो अभी आप बिगनर लेवल पर हो, तो अभी आप बस इतना याद रखो। अब जैसे जैसे डीप में चलेंगे और ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा तो पूरी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो अभी क्या है कि अभी आपको इतना याद रखना है कि जब भी मैं npm स्टार्ट चलाऊँगा, npm स्टार्ट कमांड चलाऊँगा, तो ये स्टार्ट वाला जो है स्क्रिप्ट जो है रन होगा और ये कमांड चलेगा। और ये कमांड क्या करेगा, नोड इस फाइल को चलाएगा और इस फाइल में क्या होगा, सबसे पहले सर्वर क्रिएट होगा और देन ये पूरा app.js जो है रन होगा। ठीक है, चलो ये आपका फ्लो है बेसिकली। आगे चलते हैं, हम पैकेज.json में थे। तो पैकेज.json में स्क्रिप्ट समझ गया आप क्या करता है, डिपेंडेंसीज का मतलब कि आपका जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन है किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो कुकी पार्सर पे डिपेंडेंट है, कुकी पार्सर एक होता है, बात करेंगे उसके बारे में। डिबग एक्सप्रेस का पूरा जो हमारा वो है पैकेज है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जेड अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मॉर्गन भी देखेंगे बाद में भी। तो अब अभी इतना याद रखो कि डिपेंडेंसीज के अंदर जो हम थर्ड पार्टी वो यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, वो अवेलेबल होते हैं किसके अंदर, डिपेंडेंसीज के अंदर। तो पैकेज.json मुझे पूरा क्लैरिटी देता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, क्या नाम है, कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होता है, फिर आपके एप्लीकेशन में क्या क्या डिपेंडेंसीज़ हैं, आपके एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या क्या मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो पैकेज.json क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद app.js थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, इसको और क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। व्यू फोल्डर पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट एंड नहीं लिख रहे हैं और फ्रंट एंड को कोई हम यहाँ से HTML अभी नहीं भेजेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हम जेसन में कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है, जैसे कि आपको पग यूज़ करना है, जेड यूज़ करना है, तब हम यहाँ पे व्यूज़ और पब्लिक फोल्डर भी उसी लिए होता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि इमेजेस है, जावास्क्रिप्ट है, स्टाइल शीट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बिन को भी हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली काम करेंगे राउट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे और हम एक और फोल्डर यहाँ बना देंगे कंट्रोलर। ठीक है, राउट्स के अंदर नहीं बनाएंगे, हम मेन एप्लीकेशन में क्या करेंगे, जो मेन एप्लीकेशन हमारा है वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर्स नाम का एक हम बना देंगे, इसको भी यूज़ करेंगे। तो अब हम, अच्छा ये तो हमने बता दिया कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम जो एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे राउट्स को। जो राउट्स, मेरे 2 राउट्स हैं, हम और भी राउट्स बनाएंगे इन राउट्स के अलावा। ठीक है, अभी हम देखेंगे राउट्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है ये। फिर app.js का हम कभी कभी यूज़ करेंगे और मेन हम काम करेंगे कंट्रोलर्स के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हम जब इसके बाद हम जब डेटाबेस कनेक्शन वगैरह बनाएंगे तो डेटाबेस का भी एक फ़ोल्डर बनाएंगे कि डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी क्या करना होता है आपको कि डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना होता है। तो ये सारी जो डिपेंडेंसीज़ है ना, ये सारी अगर आपके एप्लीकेशन को चलाना है तो ये सारी डिपेंडेंसीज़ आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं पहले। तो अगर आपको ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है तो आपको कमांड चलाना होता है npm install। ठीक है, तो चलते हैं। तो अभी आप Node.js के अंदर हो, ls करोगे तो ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। तो अपने हम एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, तो cd एक्सप्रेस ऐप मेरा एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, एक्सप्रेस ऐप के अंदर हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ls करूँगा तो पैकेज.json आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे मैं इन सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करूँगा, जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ हैं, तो एक नया फोल्डर बनेगा जिसको हम बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, वो यहाँ पे बन जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें सारी डिपेंडेंसीज ये इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है,
करके देखते हैं इसको। तो यहाँ चलाएंगे हम क्या, npm। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि npm इंस्टॉल वहीं चलाना है जहाँ पे आपका package.json होता है, ठीक है, वहीं पे आपको npm इंस्टॉल चलाना होता है। तो हम चला देंगे इसको। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, क्योंकि ये सारी डिपेंडेंसी जो है ये इंस्टॉल करके देगा। तो देखो आपको नोड मॉड्यूल फोल्डर बन गया है, ठीक है, नोड मॉड्यूल फोल्डर क्या है, ये बन गया और धीरे धीरे इसमें पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंस्टॉल हो गया है सारा पैकेज। तो अब नोड मॉड्यूल देखोगे तो अब देखोगे बहुत सारे पैकेज जो हैं इसमें इंस्टॉल हो गए हैं, देख रहे हो आप, इतने पैकेज जो हैं इसमें इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक, सारे पैकेज। तो ये सारे पैकेजेस क्या हैं, यही है, कुकी पार्सर है, फिर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो कुकी पार्सर ये है ना, तो देखो कुकी पार्सर ये इंस्टॉल हो गया है, देख रहे हो। तो जो भी डिपेंडेंसीज रहेंगी वो नोड मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। कल के दिन आपको यहाँ पे एक और डालना है, तो आप एक और डाल दो। जैसे मान लो मुझे डालना अंडरस्कोर एक लाइब्रेरी होती है, तो जैसे मान लो मुझे डालना अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर डालना है। अब यहाँ पे वर्जन तो मुझे नहीं पता अंडरस्कोर का, तो जो भी मैं वर्जन देखूंगा डाल दूंगा। ये वर्जन होता है बेसिकली, कौन सा वर्जन है कुकी पार्सर का, तो ये मैं वर्जन डाल दूंगा। तो ये फिर मैं npm इंस्टॉल चलाऊंगा ना, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। या फिर एक तरीका और है कि आप इंस्टॉल कर दो पहले, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे अंडरस्कोर इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल अंडरस्कोर, ठीक है। इसको जब करूँगा ना, तो यहाँ पे जब देखोगे, सॉरी, इस वाले में नोड मॉड्यूल्स के अंदर, तो ये अंडरस्कोर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्कोर देखो अभी कोई फोल्डर नहीं है यूसेज अंडरस्कोर हो, ठीक है। तो मैं जैसे इसको करूँगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये फिर क्या हो जाएगा, उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अंडरस्कोर ये इंस्टॉल हो गया। मैं जाके देखूँगा यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा। अब अंडरस्कोर मैं क्लोज करके ओपन करता हूँ, नीचे आके देखता हूँ, यू से होना चाहिए। दिख नहीं रहा ये, यूटिल मर्ज, कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है ये। ऐड तो हो गया ये, फिर से एक बार इंस्टॉल करता हूँ। मे बी कभी कभी नहीं, ये डायनेमिकली लोड नहीं हो पाता है, तो डायनेमिकली अगर लोड नहीं हो पाता इसको आप क्लोज कर दो और फिर से विजुअल स्टूडियो ओपन कर लो। तो फिर से ओपन कर लोगे तो वो हो जाता है ओपन जनरली। देखो यहाँ पर आ गया नहीं ये अंडरस्कोर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि रियल टाइम पे चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं, तो जैसे ही आप उसको करोगे तो हो जाएगा। और ठीक है, और ये यहाँ पर भी आ जाता है, देखो अंडरस्कोर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे नहीं आ पाता है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना npm इंस्टॉल, तो ये डिपेंडेंसीज में ऑटोमेटिकली नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ से हटा दिया मान लो, ठीक है, अभी यहाँ से हटा दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल भी हो जाए और डिपेंडेंसी में सेव भी हो जाए, तो आपको एक चलाना होता है कमांड --- सेव। तो npm इंस्टॉल का जो भी उसका नाम है, जो भी आपके थर्ड पार्टी मॉड्यूल का नाम है, उसका --- सेव चला दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया ना ऑटोमेटिक। तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर --- सेव चला दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल क्या होता है, नोड मॉड्यूल में इन सारे पैकेजेस की डेफिनेशन होती है बेसिकली, तो वो सारी सेव होती हैं। अब इनको हम किसी पैकेज को रिक्वायर करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये हो गया मेरा पैकेज इंस्टॉल। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने एप्लीकेशन को चला सकते हैं, ठीक है। चलाने का क्या तरीका है, npm और जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ये स्टार्ट। जब हम इसको npm स्टार्ट चलाएंगे तो देखो ये ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो एक अभी हमने देखा था कि हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर था वो किस पे चल रहा था, 3000 पोर्ट पे। तो मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे और लिखूंगा लोकल होस्ट 3000। तो देखो लोकल होस्ट जैसे 3000 मैंने लिखा, ये एक्सप्रेस सर्वर यहाँ पे, मतलब एक्सप्रेस सर्वर चल गया और ये चल रहा है 3000 पोर्ट पे। देखो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एक गेट की कॉल आई थी,
एक मेरे पास किसकी कॉल आई थी, गेट की कॉल आई थी, और ये स्टाइल शीट्स जो है .css भी गेट हुई है। ठीक है, इसको देखने के लिए आप यहाँ से भी इंस्पेक्ट से भी देख सकते हो। ठीक है, नेटवर्क में जाना होता है और यहाँ पे ऑल कर दो, तो जैसे इसको रिफ्रेश करोगे देखो कुछ कॉल होगा। देखो दो चीज़ें कॉल हुई, एक तो ये कॉल हुआ, एक तो ये कॉल हुआ। ठीक है, तो देखो एक गेट कॉल गई है। ठीक है, यहाँ पे गेट कॉल गई है। ठीक, और गेट कॉल में देखो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आया हुआ है, देखो ये आया हुआ है एक्सप्रेस। ठीक है, वेलकम टू एक्सप्रेस, देख रहे हो, तो ये यहाँ से रिस्पॉन्स आया है। तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी आप देख सकते हो। इंस्पेक्ट एक्सपेंड एलिमेंट करना होता है, फिर नेटवर्क में जाना होता है, और जो भी एपीआई कॉल्स हुई रहती हैं यहाँ पे हो जाती हैं। अच्छा, इसको अब देख लेते चल कैसे रहा है ये ऐसे आ क्यों रहा है। तो आपको यहाँ जाना होगा। ठीक है, सबसे पहले ये www तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको चेंज जल्दी नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट मतलब जल्दी चेंज ही नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहता है ये। ठीक है, मेन आपको देखना होगा app.js को और राउट्स को, कंट्रोलर्स को। तो app.js में जैसे ही हमने यहाँ पे सर्वर क्रिएट किया, तो हमने क्या दिया था, यहाँ पे ऐप को पास किया था। तो अब जब भी हमने ऐप को पास किया तो मेरा app.js रन होगा। तो app.js जब रन हुआ तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये रिक्वायर एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, और एक्सप्रेस की सारी वैल्यू किस में आ गई, ऐप में आ गई। और उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ और रिक्वायर हुई है जो कि मेन है। तो ये रिक्वायर क्या क्या हुई यहाँ पे इंडेक्स राउटर, यानी राउट्स के अंदर कोई इंडेक्स नाम का हुआ है, वो रिक्वायर हुआ है, और एक यूज़र रिक्वायर हुआ है ये। ठीक है, और इसको देखोगे बाद में यूज़ किया गया होगा इधर, देखो यहाँ पे ऐप डॉट यूज़। तो ऐप डॉट यूज़ का मतलब है कि अब जब जैसे हम ऐप डॉट यूज़ करेंगे, तो जैसे ही हम ये वाला राउट कॉल करेंगे, ये वाला मतलब जो भी आपका लोकल होस्ट 3000 चल रहा है, जैसे ये हो गया ना, लोकल होस्ट 3000 चल रहा है, जैसे हम ये करेंगे तो इसका मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला जो है हमारा है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और जैसे ही स्लैश यूजर्स करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए करके देखते हैं स्लैश यूजर्स भी। देखो ये आया इस केस में। ठीक है, तो बेसिकली अभी दो राउट्स, जिसको राउट्स बोलते हैं, दो राउट्स हमारे पास डिफाइन है, एक तो इंडेक्स राउटर और एक यूज़र राउटर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है ये। इंडेक्स राउटर के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। इंडेक्स राउटर है क्या, इंडेक्स राउटर किस फाइल से आया हुआ है, देखो ये ऊपर है ना, इंडेक्स राउटर कहाँ से आया हुआ है, राउट के इंडेक्स से आया हुआ है। तो राउट्स में जाओ आप यहाँ पे, और देखो यहाँ पे index.js और user.js है। तो इंडेक्स राउटर इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूज़र राउटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूज़र्स को। तो आप यहाँ जाओगे इंडेक्स के अंदर और देखो क्या लिखा हुआ है। तो आपको कभी भी राउट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, राउट लिखने के लिए ये एक्सप्रेस जेएस के अंदर आपको एक फंक्शन यूज़ करना होता है, क्लास बेसिकली है ये, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, ये आपको यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद जो भी हमारे HTTP वर्ब्स होते हैं, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि हमने जब स्लैश लगाया तो ये कॉल हुआ। ठीक है, और इसमें रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और ये जो चीज़ है आपका रिस्पॉन्स डॉट रेंडर क्या हुआ, इंडेक्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर जो इंडेक्स हुआ, और इसका टाइटल क्या आया, एक्सप्रेस आया। तो अगर मैं ये कर रहा था, ठीक है, टाइटल जो है एक्सप्रेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कहाँ से आई, इंडेक्स। तो अब इंडेक्स सर्च करो, ये बेसिकली डिफाइन होगा इसके अंदर। ये इंडेक्स डॉट जेड जो है ना, इंडेक्स डॉट जेड जो है ये वाला है। जैसे देखो वेलकम टू टाइटल, और टाइटल की वैल्यू क्या थी यहाँ से, सॉरी इंडेक्स डॉट जेड यहाँ पे था ना, टाइटल की वैल्यू क्या जा रही थी, एक्सप्रेस जा रही थी। तो ये इंडेक्स वाला फाइल ये कॉल हुआ है, ये वाला जेड वाला, और यहाँ पे टाइटल की जगह एक्सप्रेस। तो आप देख रहे थे हेडिंग क्या था, एक्सप्रेस आया था, वेलकम टू एक्सप्रेस आया था, उसीलिए ये चीज़ आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे वाली फाइल कॉल हो रही थी जेड वाली। तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम यूजर्स कॉल कर रहे थे तो यूजर्स के लिए ये फोल्डर एक्सिक्यूट हो रहा था, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स। ठीक है, तो उसलिए यूजर्स पे ये कॉल हो रहा था। ठीक है, तो देखो अभी आप यूजर्स करेंगे तो
रिस्पॉन्ड विद रिसोर्स कॉल हुआ, इसका मतलब कि ये वाला कॉल हो रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगा दूँ, माई फर्स्ट टेस्ट करके, ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे यूजर्स कॉल करोगे ना, तो ये कॉल होगा और ये प्रिंट हो जाएगा आपके कंसोल के ऊपर। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको वो प्रिंट हो जाएगा। करके देखते हैं इसको। तो जब भी आप कोई चेंज करते हो अपने कोड के अंदर, तो आपको सर्वर फिर से रिस्टार्ट करना होता है। तो कंट्रोल सी, ठीक है, और फिर से मैं इसको क्लियर करके स्टार्ट करने का क्या तरीका होता है, npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट कर दोगे, तो चलो npm स्टार्ट हो गया। अब जब चलाएंगे तो ये वाला जो है वो होगा, प्रिंट होगा उस पर। तो इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश हो गया। तो ये देख लेते हैं कंसोल के ऊपर, तो देख रहे हो, ये देखो माई फर्स्ट टेस्ट आ गया। इसका मतलब कि, और कौन सा कॉल हुआ, गेट यूजर्स वाला मेरा जो है कॉल हुआ है। ठीक है, और इसकी जगह आप कुछ भी भेज सकते हो। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे मैंने मान लो ये भेज दिया। ठीक है, नेम में भेज दिया, एक ऑब्जेक्ट ही भेज दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने भेज दिया टेक ट्यूटर। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे जाता है ये। तो फिर मैंने चेंज किया है, तो ऑब्वियसली मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने रिस्टार्ट फिर से किया npm स्टार्ट से, और फिर से मैं गया, फिर से इसको मैंने चलाया। तो देखो अब क्या रिस्पांस आ रहा है, नेम टेक ट्यूटर, ये जैसा रिस्पांस जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजा है। तो अभी क्या है कि इस तरीके से काम करता है, ऐसे रिक्वेस्ट आती है और इस तरह से राउट होती है। ठीक है, तो आगे जो हमें डिस्कस करना था वो डिस्कस करना था क्रिएट अ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो हमने क्रिएट कर लिया, किससे, एक्सप्रेस जनरेटर का यूज़ करके हमने क्रिएट कर लिया। और एक बार हमने थोड़ा सा फ्लो देख लिया एक्सप्रेस जेएस का कैसे है। तो ये फ्लो आपको एक बार में पूरा नहीं क्लियर होगा, जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे थोड़ा थोड़ा वीडियोस आगे करके। अब एक्सप्रेस जेएस पे ही हम सारी पेज बनाना सीखेंगे। तो जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे आपको ये नोट का फ्लो जो है क्लियर होता जाएगा कि हम कैसे एपीआई लिख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो अभी जो है, तो होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआई लिखना सीखेंगे कि कैसे हम गेट एपीआई लिख सकते हैं, कैसे हम पुट एपीआई लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, हम प्रॉपर अब हम क्या बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। ठीक है, और उस राउट्स पे हम लिखना सीखेंगे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, थैंक यू।